मतलब पासवान समुदाय चिराग पासवान को अपना नेता नहीं मानता? बिल्कुल नहीं मानते। ये आप कह रही हो? मैं कह रही हूँ ऑन कैमरा। हम नहीं मानते उनको, वो तो अपने परिवार के नेता हैं। बहुत गैप है, बहुत गैप। शबमलाई केवल स्वर्ण को बोलना अब मुझे लगता है अपराध जैसा होगा। वो ज्यादा परसेंट खाते हैं, लेकिन जो भी कम परसेंट खाते हैं उसमें दलित बहुजन भी खाते हैं। क्या सोचती है कि नीतीश को और मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए इसे। तेजस्वी यादव, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री को लेकर भूमिका निभाई है, कैसे देखा जाए तो बिहार में जिस तरीके के अभी चीज़ें हो रही हैं और जितना मुखरता से विपक्ष अपनी आवाज़ रख पा रहा है, मुझे लगता है कि एक संभावना तो दिखती है। आपको लगता है कि निशांत में संभावना है? देखिए, मेरे कहने से निशांत में संभावनाएं नहीं होंगी। निशांत क्या चाहते हैं? 50 साल लगेंगे। तो मोदी जी तो घोषणा कर दिए कि हम जातीय गणना करवाएं। तो केवल जाति जनगणना करा लेंगे, काम कब करेंगे? लोग दावा कर रहे हैं, आरजेडी के लोग, कि इस बार जिन निकलेगा। जिन की बात तो आपने भी की, वही जाना होगा उनको। अपने पिटारे में वोट कोई जिन तो नहीं डालता है, नागरिक डालती है, तो नागरिक के पास आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये मजाक कौन किया? सरकार कर रही है। तो नीतीश जी को क्या फायदा हुआ इससे? नीतीश जी को बड़ा फायदा हुआ ना। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं अननॉट, जहां हम सुलझाने की कोशिश करते हैं उलझी और पेचीदा गांठें। अननॉट में आज हमारे साथ हैं समाज सेविका प्रतिमा पासवान, जो पिछले कई सालों से दलितों, वंचितों और महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। तो चलिए सुलझाने की कोशिश करते हैं दलितों, वंचितों और महिलाओं की उलझी हुई पेचीदा गांठों को। प्रतिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है अननॉट में आपका। जी, बहुत शुक्रिया। मैम, ये बताइए कि आप एक समाज सेविका हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम प्रतिमा है और मैं पटना की ही रहने वाली हूँ। 2009 में मैंने एक संस्था बनाई, गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच, और तकरीबन 10 साल उसको मैंने लीड किया, चलाया, जिसमें बहुत काम किए। और उसके बाद मुझे लगा कि और चूँकि हम जिस समाज में रहते हैं उनके साथ काम करते करते हमारी आदत हो गई है, तो थोड़ा सा अब हमें खुद को भी खोलना चाहिए और अलग अलग जगहों पे खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं वहाँ से निकल के फिर अलग अलग संस्थानों के साथ भी मैंने काम किया और वर्तमान में मैं आज पार्ट 3 के साथ काम कर रही हूँ। जी जी जी, आप एक दलित समुदाय से आती हैं, तो आप कितनी पढ़ी लिखी हैं और आपको समाज सेवा एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कठिन काम है, तो ये कैसे संभव हो पाया कि आप समाज सेवा से जुड़ी? ये तो बहुत कठिन सवाल आपने मुझसे पूछ दिया, क्योंकि ये तो सच है कि समाज सेवा कहना, मैं कोई सेवा तो समाज की नहीं कर रही हूँ। मैंने शुरुआत से ही देखा है कि समाज सेवा तो हमारे समाज के लोग हमेशा करते रहते हैं। उनके सारे काम सेवा के काम हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो घर में जाके झाड़ू पोछा के काम महिलाएं कर रही हो, चाहे वो ईंट भट्टे पे काम कर रहे सेवा दे रहे हों, चाहे वो हॉस्पिटल में जाके सेवा, मतलब वो तमाम काम जो सेवा से जोड़े जाते हैं वो पूरा दलित समुदाय, जो गरीब समुदाय है, वही लोग करते हैं। तो मैं भी काम ही कर रही हूँ उसी तरीके से। और यह कह सकते हैं कि हमारा काम थोड़ा सा उनसे अंतर इसलिए है कि वहाँ पर हमने काम किया और पैसे लिए और हमारा उतना ही का रिश्ता होता है, लेकिन हमारा जो काम है, हमने थोड़े पैसे भी लिए, काम भी किया, लेकिन उतने का ही रिश्ता नहीं है। हमारे काम में हम जिनके लिए काम करते हैं हमें उनके बारे में सोचना पड़ता है कि ये समाज कैसे बढ़ेगा,
अगर हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, उनकी शिक्षा कैसे होगी, वो हिंसा से कैसे बच पाएंगे, और महिलाएं हिंसा से कैसे बच पाएंगी। तो ये सोचने का काम है, और सोचना तभी संभव हो पाता है जब जैसे जैसे आप सोचते हैं वैसे वैसे सवाल बहुत होते हैं, और वो सवाल से जूझते हुए आपको अपने शिक्षा की तरफ ध्यान जाता है। उसी तरीके से मेरी भी शिक्षा कहीं मेरी बाधा बन रही थी, इसलिए मैंने अपनी शिक्षा को भी काम के साथ साथ बढ़ाया, और आज चूंकि हिंसा के क्षेत्र में काम करते करते न्याय तक के पहुंच के लिए मैंने अपने LLB की भी डिग्री प्राप्त की। जी, LLB की डिग्री प्राप्त की। लेकिन ये बताएं कि LLB करना भी कोई आप जैसी महिलाओं के लिए जो दलित समुदाय से आती हैं और बहुत कम यहाँ तक पहुँच पाती हैं, तो ये कैसे संभव हो पाया? मेरा सवाल ये है जानने का मैं उत्सुक हूँ कि आप कितने संघर्ष करके आगे बढ़ी? मेरी खुद की शादी, मैं अगर बचपन से अपने बारे में बता दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं जिस परिवार में पली बड़ी, मैंने भूखमरी वाली गरीबी तो नहीं देखी है। मेरे जन्म के कुछ सालों बाद ही पिता को नौकरी लग गई थी, पियून ही चपरासी में ही उनको नौकरी लगी सेंट्रल बैंक में। तो घर में थोड़े बहुत आर्थिक संपन्नता तो इतनी तो थी कि मैं खाने के लिए हमारे सामने कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन हमारी माँ मानसिक रूप से बीमार थी। तब मेरे सामने जो चुनौती थी कि मैं कम उम्र में ही माँ की जगह मैंने ले ली, अपने छोटे भाइयों की सेवा करना, माँ को दवा खिलाना, माँ की देख रेख करना, पिता को ऑफिस के लिए भेजना खाना बना के टाइम पर, बड़े भाई को स्कूल कॉलेज के लिए भेजना। तो ये जो घर संभालना एक जो बड़े उम्र की महिलाओं का जो कर्तव्य होता है, वो मैंने लगभग 7-8 साल में करना शुरू कर दिया था। और वो चुनौती इतनी भयावह थी मेरे सामने कि वो केवल घर का काम नहीं था। माँ मानसिक विक्षिप्त थी, तो उनकी जो देख रेख में जो समय जाते थे, मेरा एक भाई उसी क्रम में पोलियो ग्रसित हुआ, तो उसको माँ की तरह सेवा देने के साथ साथ डॉक्टर के साथ जा कर के उसका एक्सरसाइज कराने से लेकर के, दवा खिलाने से लेके, पॉटी साफ करने से लेके, मतलब वो 12 साल का जब हो गया तब तक उसको खाना खिलाने से लेके पॉटी कराने तक की साफ सफाई से लेके हर काम उसको मुझे करना पड़ता था। और उसमें एक और छोटा भाई था, फिर वो मुझसे 12 साल छोटा है, तो फिर उसके लिए तो पूरी तरीके से मैं माँ थी। तो उसको स्कूल बचपन से देखभाल करते हुए स्कूल भेजना, ये सब करने में जो मेरी ऊर्जा थी, वो उस बीच में कहीं एक टिस भी था, वो तो था शिक्षा का। क्योंकि मोहल्ले की सारी लड़कियां स्कूल जाती थी, मोहल्ले के सारे बच्चे स्कूल जाते थे। वो जो उस समय नया नया पीछे जो बैग टांगते हैं पीठ पे, वो वाला आया था, रंग बिरंगे वाटर बॉटल, लाल फीता, लाल बेल्ट, ड्रेसेस, वो मुझे बहुत आकर्षित करते थे। मुझे लगता था मुझे भी जाना है स्कूल। तो ये किसी तरह ये बड़ी चुनौती थी हमारे घर के परिवार के लिए कि मुझे कैसे स्कूल भेजेंगे। तो मैंने अपने पिता को बोला कि मुझे स्कूल जाना है, और एक टाइम आया कि थोड़े दिन के लिए मुझे मेरा दाखिला हुआ स्कूल में। 7वीं तक मैंने कभी महीने में 2 बार, 4 बार, 8 बार जैसे मौका मिला वैसे स्कूल गई। लेकिन मेरे इस दौरान मेरे मित्र बहुत अच्छे थे, चाहे वो स्कूल के मित्र कुछ हों या हमारे समुदाय के मित्र हों, वो लोग बहुत अच्छे थे। और वो लोग स्कूल में जो चीज़ होती थी वो आके बता देते थे और हमें अपनी कॉपियाँ दे देते थे। तो हमें उनसे काफ़ी सीखने को मिला। हमने आधी स्कूलिंग हमारे शिक्षक के साथ साथ हमारे जो मित्र हैं उन लोगों के वजह से हमारी
पढ़ाई संभव हो पाई। और फिर बाद में हमने बिहार बोर्ड से किसी तरह 10th दिया और फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई। तो 16 साल की उम्र में हमारी शादी हुई। हमारा ससुराल बिल्कुल जहाँ हमारा घर है वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। और ससुराल में भी पढ़ाई का माहौल नहीं था, वहाँ भी दम घुटने जैसा ही माहौल था, क्योंकि वहाँ पर माँ वाला जो वातावरण था वो तो नहीं था, लेकिन जो अशिक्षा की वजह से जो माहौल था उससे दम घुटता था। फिर रोज़ शाम को लोग शराब पी के आते हैं, रोज़ मारपीट लोग आपस में करते हैं, गाली गलौज खूब होता। उन सब चीज़ों से ऐसे लगता था मैं कहाँ आ गई हूँ। और ये सवाल अक्सर ऐसे होता ना कि लड़ाई जो मेरी थी वो ईश्वर के साथ थी। तो मैं हर दिन सवाल करती थी कि आखिर मेरा जन्म किस लिए हुआ? क्या इसलिए कि सारे संघर्ष मेरे जीवन में हो? मैंने बुरा इतना क्या कर दिया बचपन से जो ये सब कुछ मुझे ही झेलना पड़ता है? तो मैं किसी और से तो नहीं लड़ सकती थी, लेकिन जिसको भी इष्ट माना, जिसको भी प्रकृति हो या ईश्वर के नाम से जो जिनको भी हमने माना, उनसे मेरा संघर्ष जरूर रहा, मन से मेरा संघर्ष जरूर रहा। खुद में बहुत तलाश होती रही कि आखिर मुझ में ऐसी क्या गलती हमसे या हमारे परिवार से होती है जिसकी सजा ये है। तो कहीं ना कहीं वो ससुराल का पूरा माहौल, ऐसा नहीं केवल मेरे घर का वो माहौल नहीं था, पूरे इलाके का, समुदाय का, पूरे गांव का माहौल वही था। तो वो सब देखने के बाद बहुत मन में घबराहट, बेचैनी रहती थी, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी इस विषय पे, क्योंकि मेरी बात अगर मैं किसी से बोलती भी तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये कहाँ की बाबा आ गई है, इस तरह की बातें, बूढ़ी पुरानिया की तरह बातें करती है, ऐसे लगता है कि बहुत दादी है गांव की, इसको इतनी चिंता है गांव की। तो इस तरीके से काफी सुनना भी पड़ता था। तो धीरे धीरे मैंने बोलना बंद कर दिया था। फिर मैं धीरे धीरे बीमार हो गई। बीमार इस वजह से हुई क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही हमें टीयर हुआ, और टीयर की वजह से मैं लगभग 7 साल बीमार रही, और उसी क्रम में मेरे और 2 बच्चे हुए। उसके बाद जो है मेरे चाचा जी ने हमारा इलाज कराया, और जब मैं ठीक होके आई तो जब हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिले ना, तो डॉक्टर की जो बातें थी वो मेरे दिल में लगी, और मैंने एक संकल्प लिया कि ये जीवन जो है अब मुझे अपने तरीके से जीना है, अपने ऊपर अब मैं जास्ती नहीं होने दूंगी। ये तो शब्द मेरे मुंह से निकले, लेकिन मैं आखिर इसे कैसे रोकूंगी? मैं घर आई, और फिर उसी समय एक संस्था थी जो वहाँ पे चल रही थी, दिशा प्रोजेक्ट एक था IDF संस्था की ओर से। मैंने उसमें वॉलंटियर किया, और वहाँ से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ। और मैं वहाँ पे लड़की और युवाओं के साथ काम कर रही थी। वो काम करते करते मतलब मुझे लगता है कि तकरीबन 1500 युवाओं के साथ जो काम था, 6 गांव में काम था, और उन सब के साथ काम करते करते मुझ में इतना बदलाव आया, मेरे अंदर इतनी जानकारी बढ़ी कि मैं कब घर में प्रतिमा दीदी, मोहल्ले के लिए, पंचायतों के लिए, इवन ब्लॉक तक के जो पदाधिकारी थे उन तक के लिए बन गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला उस संघर्ष। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतिमा जी, अभी आप जब से शुरू की समाज सेवा, अभी आप 20 साल के करीब होने जा रहा है, तो इन 20 सालों में आपकी उपलब्धियां क्या है? कैसे देखती हैं इस सफ़र को आप? देखिए, वो चुनौती जो मैंने कहा कि 2 साल में जो मैंने सीखा, जहाँ से प्रतिमा दीदी बनी, वहाँ नहीं रुकी मैं, है ना। वो तो मेरी शुरुआत थी। फिर मैंने एक जगह और काम किया जहाँ मेरे साथ जाति भेदभाव हुए, वहाँ से मेरी ज़िंदगी एक फिर अलग मोड़ ले ली। फिर मैंने कहा कि अब मुझे कहीं और काम नहीं करना है, क्योंकि लोग मेरे जीवन में मैंने कभी जाति भेदभाव नहीं देखा था। तो वो होने के बाद मुझे बहुत
तकलीफ हुई और फिर मैंने गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच नाम की संस्था की स्थापना करी। जातीय भेदभाव मतलब किस तरह का भेदभाव? वो एक संस्था में जिनके साथ हम लोग काम कर रहे थे, उन्होंने घर में एक छोटी सी पार्टी दी थी, ज़्यादा नहीं, उसमें मतलब 10 से 12 लोग ही थे। सब लोग आए, खाना वाना खाए और जाते समय मुझे सबके सामने ये कहा गया कि प्रतिमा आप अपना प्लेट खुद धो लो, क्योंकि अभी छठ का टाइम है और हमारे यहाँ काम वाली नहीं आई हैं। मेरे घर में सब लोग जानते हैं आप किस जाति से हैं, सो बर्तन फिर वो कोई धोएगा नहीं, तो आप अपना प्लेट धो के जाओ। तो ये तकलीफ इतना गहरा था कि उन सभी दुखों पे ये अकेला भारी पड़ा और फिर मैंने आते ही संकल्प ले लिया कि मुझे अब काम नहीं करना है। और आप जिसके यहाँ मतलब या जो आपके चीफ थे जी, तो वो किस जाति से आते थे? वो सवर्ण समाज से थे। सवर्ण समाज से थे जी जी जी। और हम लोग भी जानते थे कि वो सवर्ण समाज से हैं और वो लोग भी जानते थे कि मैं दलित समाज से हूँ। तो सवर्ण लोग मतलब जातीय भेदभाव ज़्यादा करते हैं, मतलब इस तरह की हरकत करने में उन्हें शर्म नहीं आती है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि सभी सवर्ण जाति के लोग ऐसा करते हैं। क्योंकि मेरे घर में मेरे पुरखों ने मुझे ये नहीं सिखाया है। मेरे पिता, मेरे दादाजी की कहानियों में ऐसे भेदभाव की घटनाएं थोड़ी होती थी, लेकिन उतना ज़्यादा हम लोगों ने नहीं ऐसा देखा। लेकिन कुछ लोग तो करते ही हैं, तभी मेरे साथ भी हुआ और आज तक भी होता है। तो कुछ ये मानसिकता है, वो उनकी परवरिश है, उनको वैसा ही माहौल दिया गया है, इसलिए वो उस तरीके से करते हैं। कुछ लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते ऐसा, ये बहुत स्पष्ट है। अभी आप जानती होंगी एक आरजेडी की कार्यकर्ता है, क्या पासवान तो नाम है उनका, सारिका पासवान जी, 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 जी। उनके साथ भी बहुत कुछ अभी देखने को मिल रहा था, तो इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये इसको मैं राजनीतिक तौर पे ही देखती हूँ। सबसे पहला तो एक तो जिन्होंने इस तरह की अभद्रता उनके साथ की, मैं उनको भी कहती हूँ कि वो बेहद शर्मनाक था। किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना अपने आप में बेहद शर्मनाक है और खासकर जाति आधारित सोच को रखते हुए ऐसे करना तो और भी शर्मनाक है। और जो सारिका जी ने कहा था, जिस उस टिप्पणी पर भी मेरी अपनी समझ है कि मुखिया जी को, जो बरमेश्वर मुखिया हैं, उनके बारे में केवल दलित समाज नहीं कहता कि वो आरोपी थे या हत्यारे थे। वो तो उस समय का आप देखेंगे तो पूरा पेपर छपा रहता था, और पेपर में कौन लिखने वाले, वो तो सभी सवर्ण समाज के ही थे। मीडिया हाउसेस किन की हैं? सवर्ण समाज की है। तो लिखने वाले भी तो आप ही के समाज के हैं। तो इसमें आपको बुरा ही नहीं लगना चाहिए। जो जिस तरीके का काम करता है उसको उस तरीके से कहा जाता ही है। अगर वो हत्यारे थे, बाद में भले ही कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया, लेकिन वो तो अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि उन्होंने हत्या किया था या नहीं किया था। तो अभी भी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और रही बात की, हाँ, हम अभी भी किसी के बारे में भी बहुत अभद्रता के साथ बात नहीं करना पसंद करते हैं, और किसी के लिए भी ये, चाहे वो सारिका जी हो और चाहे जिन्होंने आशुतोष या जो नाम है उन्होंने जो अभद्रता की है, मैं किसी के लिए भी अभद्र टिप्पणी और अभद्र भाषा का जो है इस्तेमाल, उसको तो किसी भी हाल में मैं अक्षम्य अपराध मानती हूँ कि उनको नहीं करना चाहिए। अगर आप राजनीति में हैं तब और भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सबके आइकन हैं, समाज आपको देखता है, तो आपको अपनी भाषा सबके लिए एक समान और अच्छी रखनी पड़ेगी। लेकिन ये आपका कहना है, मानना है, या आपने सुना और बचपन से देखते आए कि जो ब्रह्मेश्वर मुखिया थे वो दलित विरोधी थे और उन्होंने अत्याचार किया? वो केवल दलित विरोधी ही नहीं थे। उनका अगर पूरा इतिहास देखेंगे तो मारने वाले केवल दलितों को नहीं उन्होंने मारा है। पेपर में जो लिखा है उसमें दलित, पिछड़े, जो गरीब हैं, वो गरीब के विरोधी थे, क्योंकि गरीब उनके खेतों में काम करते,
और गरीब जब अपना हक मांगने लगा कि भाई मैं इतने में नहीं करूंगा काम, मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए और मुझे अपना सम्मान पूर्वक जो मेहनत आना है वो चाहिए, वो मांगा, तो वो तो पूरा गरीब विरोधी भी थे। अगर कोई गरीब होना अपराध मान ले और गरीब अपना अधिकार मांग रहा है और उसको मार दिया जाए, जला दिया जाए, काट दिया जाए, तो ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे? वो तो पूरा दलित गरीब विरोधी थे, जिसमें दलित में सभी जातियां भी गरीब हैं और खासकर जो हत्याएं हुई इसमें दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के मुस्लिम महिलाओं को भी उन्होंने मारा, बच्चों को मारा। अच्छा, बच्चे भी मारे गए थे? बच्चे भी मारे गए। उन हत्याओं में जो नरसंहार हुए, उन नरसंहार में बच्चे भी मारे गए। जी जी। तो ये तो तकलीफ वाली बात है ना। ये बताएं कि जिस तरह से सीएम नीतीश ने दलितों के उत्थान के लिए दलित समुदाय को दलित और महादलित में बांट दिया, दो भागों में कर दिया, क्या आपको लगता है कि इसका फायदा दलित महादलित समाज को मिला? देखिए, एक तो है कि जिस समय ये दलित महादलित हो रहा था उस समय भी मैंने विरोध किया था। मेरा मानना है कि जरूर इसको शुरुआत में जिस तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा था वहाँ तक ठीक था ये, लेकिन बाद में इसकी राजनीतिकरण हुई और जिसकी वजह से जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ न मिल करके जो SCP का जो पैसा है, जो दलित बहुजनों का जो SC/ST जो पैसा है, बजट है, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये बड़ा काम हुआ और इसके माध्यम से जितना काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। डाइवर्ट करने के लिए मतलब पैसे को दूसरे मद में खर्च करने के, दूसरे तरीके से खर्च किया गया। अब मान लेते हैं मिशन में का जो पैसा है उसमें मिशन में काम करने के लिए बड़े बड़े NGOs को लाए गए, तो बड़े NGO किनके थे? ये तो डाइवर्सन है ना। जो SC/ST का पैसा है आप दूसरे जाति के सवर्ण NGO को दे करके और कार्यक्रम चला रहे हैं और वो पैसा कहाँ जा रहा है उसका पता ही नहीं चल रहा है। तो ये काम जो है वो सही नहीं हुआ, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरे तरीके से गलत हुआ है। एक चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो आज टोला सेवक के नाम पर, जो विकास मित्र के नाम पर एक बड़ी संख्या में दलित लोगों को जो अवसर मिले हैं और जो पंचायत स्तरीय जगह पे अपने आप को खड़ा कर पाए हैं, थोड़ा शिक्षित हो पाए हैं, समाज में काम करने योग्य बन पाए हैं, वो मुझे लगता है कि इस पूरे कार्यक्रम का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा वो कार्यक्रम की कोई सफलता नहीं है, ये मेरा मानना है। जी 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 जी। आपने जो फंड ट्रांसफ़र की बात कही और स्वर्ण जातिया की बात यहाँ भी आई कि उनको दे दिया जाता था, तो नीतीश जी तो खुद मतलब पिछड़े समाज से आते हैं, बावजूद इसके मतलब इस तरह की गतिविधियाँ चल रही थी। देखिए, सरकार किसी की भी हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे कल को दलित भी कोई मुख्यमंत्री बन जाए, बात है कि सरकार तो सभी की हो जाती है ना। जी जी जी। अगर कोई दलित मुख्यमंत्री बनेगा तो ऐसा थोड़ी कि केवल वो दलित का मुख्यमंत्री है। दलित तो व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरे राज्य के मंत्री बनते हैं। तो नीतीश जी भी पूरे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और सभी के लिए काम किया है। SC/ST का पैसे का डाइवर्सन पहले भी था और इनके राज्य में भी खूब हुआ। पहले तो पैसे आते ही नहीं थे, केंद्र नहीं देती थी, और जब केंद्र देने लगी तब नीतीश सरकार का जो काम था, उन्होंने पैसे का डाइवर्सन किया, ना केवल एक मिशन बना करके, बल्कि जितना पुल निर्माण, एयरपोर्ट, इन सब जगह पर भी पैसे उन्होंने डाले हैं। जी 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 जी। तो ये तो एक तरह से हुआ कि जो जिसके लिए वो जिस मद में पैसे खर्च करना था उसको उसके हक से वंचित कर देना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, नीतीश जी का पहला टर्म काफ़ी अच्छा रहा है, हम सब ने उनको भर भर के वोट दिया है। दूसरा टर्म भी महिलाओं के बल पे वो आए हैं, महिलाओं ने उनको जिताया है, और जब से वो तीसरे टर्म में मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से उनकी स्थिति जो है वो थोड़ी
नेतृत्व जो है वो कम वाली दिखाई देती है, और उसके बाद से ही परिस्थितियां जो है राज्य की वो कुछ बदलती गई है। और आज ऐसा हो रहा है कि खुद उनके खेमे के लोग, जो एनडीए के लोग हैं, वह भी विरोध पे आ गए। ये बताएं कि जिस तरह से बिहार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से करोड़ों लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जा कर के काम की तलाश करते हैं, वहाँ काम करते हैं, और पलायन यहाँ की एक बहुत ही कुख्यात विख्यात बदनाम समस्या है। नेता जो है राजनीतिक दल, वो कहते हैं कि भाई अगर मुझे लाओगे तो हम पलायन रोकेंगे। हर राजनीतिक दल ये बात करती है। नीतीश जी भी करते थे, आज भी कह रहे हैं कि हम पलायन रोकने के लिए कल कारखाने लगाएंगे। तो ये क्या एक मजाक सब करते हैं बिहार के लोगों के साथ, बिहार की जनता के साथ नेता लोग? देखिए, ये जो आपके सवाल है, मुझे हंसी आ रही है उस पर। देखिए, ये दो सवाल, अलग अलग दो सवाल हैं, है ना। पहला तो ये है कि पलायन को देखते कैसे हैं। मेरे नज़र में पलायन बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमें लगता है एज मानव हमें पूरी दुनिया में जाकर के काम करने का अधिकार होना चाहिए और करना चाहिए लोगों को। इसमें बंदिश नहीं होना चाहिए कि भाई तुम अपने घर में ही रह के काम करो। एक देसी कहावत है, बेटा चमकता है, पता नहीं लोटा चमकता है घर में, बेटा चमकता है बाहर में, है ना। तो मनुष्य चमकता है, मेरा मानना है मनुष्य चमकता है वो बाहर में, मतलब आप देश विदेश कहीं भी, ये महिला पुरुष थर्ड जेंडर सभी के लिए है कि पूरी दुनिया में जाके काम करने का अधिकार होना चाहिए और सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ काम करने का अधिकार होना चाहिए। तो मैं पलायन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं मानती हूँ। पलायन से कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं राज्य में, जिसे काउंट नहीं किया जाता है। रही बात कि रोजगार के अवसर नहीं है, ये दूसरी समस्या है। रोजगार के अवसर नहीं है तमाम तरह के रोजगार के लिए, चाहे वो लेबर से लेकर के, चाहे पढ़ा लिखा इंसान खुद जो आज सत्ता में आने के लिए बेचैन दिख रहे हैं पी के, वो भी बाहर में जाके कमा के आए हैं, हुनर सीख के आए हैं, है ना। तो हुनर सीखने के लिए हमारे राज्य से हर छोटी से छोटी हुनर और ज्ञान के लिए, जो कभी ज्ञान की धरती बिहार थी, आज उसी ज्ञान की धरती से लोग ज्ञान लेने के लिए सभी जगह बाहर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, बल्कि पूरे बिहार को उड़ता बिहार बना दिया गया है। यहाँ नशा, बेईमानी, भ्रष्टाचार को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि यहाँ पे वापस शिक्षा अपनी जमी पे पैर जमा ही नहीं पा रही है। सारे यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, सारे स्कूल्स को देख लीजिए, क्या हालत बना रखे हैं। बिल्डिंग अगर बन भी गई, मतलब ये मजाक है कि जब टीचर है तो बिल्डिंग नहीं और बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, शिक्षा कहाँ से होगी। तो ये मजाक कौन किया? सरकार कर रही है। तो नीतीश जी को क्या फायदा हुआ इस? नीतीश जी को बड़ा फायदा हुआ ना। क्या? देखिए, केवल नीतीश को नहीं, हर एक सत्ताधारी को इससे फायदा होता है। नहीं तो पिछले 20 साल से तो वही सत्ता में है। हाँ, बिल्कुल। और वो ये है कि सवाल नहीं, भाई अनपढ़ रहेंगे लोग, लाचार रहेंगे, बेचैन रहेंगे, तो लोग अपने ही समस्या में उलझे रहेंगे। हमसे कौन सवाल करेगा? उनसे कहाँ कोई सवाल कर रहा है आज के डेट में। कुछ लोग ही सड़कों पे आ रही हैं, ठीक है। कुछ अब तो सड़क पे आने के लिए ऐसे कानून बनाए गए कि सड़क पे आने ही नहीं देंगे। जी जी जी, आप ये कर रही हैं प्रतिमा जी कि जो मतलब बिहार के स्कूलों में क्या वो कहते हैं कि जो टीचर रखे गए, एडहॉक पे नियोजित शिक्षक रखे गए थे, ये सब एक साजिश का हिस्सा था। बिल्कुल साजिश का हिस्सा था वो। कि आप देखिए, इसमें यहाँ पे समस्या ये है कि जब सवर्ण समाज के लोग सरकारी विद्यालय में थे, उस समय शिक्षक बीपीएससी से अपॉइंट होते थे। उस समय पढ़े लिखे लोग स्कूल में पढ़ाने जाते थे। और जैसे ही दलित बच्चा, ये आरटी आया, आरटी के आने के बाद जैसे ही
दलित बच्चे के लिए जैसे ही सरकारी स्कूल खुले ना, दलित बच्चे आगे की पंक्ति में बैठने के लिए जैसे ही आवाज शुरू किया, लड़ने लगा परिवार। उस समय ये सत्ता ने सीधे तौर पे प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि सवर्ण समाज के जो बच्चे हैं, जो अमीरों के बच्चे हैं, जो नेताओं के बच्चे हैं, जो पदाधिकारियों के बच्चे हैं, वो सीधे तौर पे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को ले गए और केवल खाना पूर्ति के लिए सरकारी स्कूल सिर्फ गरीब बच्चों के लिए, दलितों के लिए खोल दिए गए। और उसी के लिए ऐसे शिक्षकों की बहाली की गई, जिसका नतीजा आज है। आज यूनिवर्सिटी में भी है, एडहॉक पे आपको मिल जाएंगे पढ़ाते हुए फैकल्टी टीचर, है ही नहीं टीचर। टाइम पे एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम है तो रिजल्ट नहीं है, और सबसे पहले एग्ज़ाम और रिजल्ट से पहले पढ़ाई नहीं है, तो आप एग्ज़ाम लेके क्या कीजिएगा। ये बताएं मैम कि अभी बिहार में 500 करोड़ रुपए खर्च करके जातीय सर्वे कराया गया था, और उस सर्वे में नारा दिया गया कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या आपको लगता है कि जो नारे दिए गए थे और सर्वे हो गया, उसके नतीजे आ गए, रिपोर्ट आ गई, वो उसका फ़ायदा आम जनता को मिला, या सिर्फ ये एक राजनीतिक स्टंट था? देखिए, कोई भी सर्वे है ना, एक तो है कि वो सर्वे जो कहता है वो उससे देश को, राज्य को जितनी चिंता होनी चाहिए थी, उस पर तो ना तो कोई चर्चा हुई ना चिंता हुई। और वो राजनीतिक स्टंट इसलिए भी था क्योंकि उसी को आधार मान के पूरे देश में एक चर्चा भी हुई कि देश भर में ये जातिगत सर्वे जो आज तक पेंडिंग है वो कराया जाए, जातीय गणना, हाँ, जातीय जनगणना कराया जाए, है ना। तो वो एक माध्यम बना, लेकिन उस पे काम करना, उसकी मंशा अगर किसी भी सरकार की हो, तो मुझे लगता है कि आने वाले 50 साल इस देश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जो 75 सालों में नहीं हुआ। अगर उस पे काम किया जाए, जिस पे चर्चा हो रही है उस पे काम किया जाए, तो आने वाले 50 सालों में तो हम लोग को उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। अभी रिजल्ट की तो हम बात ही नहीं कर सकते। 50 साल लगेंगे। तो मोदी जी तो घोषणा कर दिए कि हम जातीय गणना करवाएंगे, तो केवल जातीय जनगणना करा लेंगे, काम कब करेंगे? 75 साल तो। और रिपोर्ट बाहर आएगी कि नहीं आएगी? तो 11 में आप 11 का ही देख लीजिए, 11 के जनगणना की पूरी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तो ये तो स्टंट है सरकारों की, वो अपने तरीके से ही करते रहते हैं। आम पब्लिक के लिए तो बस हर चीज चुनावी मुद्दा है। दलित भी चुनावी मुद्दा ही है। दलित भी चुनावी मुद्दा है। आज अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो चुनाव को लेकर जो है तमाम राजनीतिक दल घोषणा पत्र बनाते हैं, और क्या मुद्दा लेके हम जनता के बीच लोक लुभावन मुद्दा लेके जाएं कि हमको वोट मिले। तो आपको क्या लगता है कि ये जो घोषणा पत्र और लोक लुभावन वादे होते हैं, वो लोक लुभावन ही होते हैं या जनता को उसका कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं? आप तो देखते आ रही होंगी इतने सालों से, तो आपका नज़रिया क्या कहता है? देखिए, जितनी बड़ी आबादी हमारे देश की है, ये कुछ चंद लोग बैठ करके थोड़ा एक्सरसाइज करके और ये जो बना लेते हैं अपना घोषणा पत्र, सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के पास जो पहुंचते ही नहीं हैं, तो उनके लिए क्या ही घोषणा कर पाएंगे वो। तो ना वो घोषणा करेंगे और ना ही वो पूरा होगा। और जो घोषणा करते भी हैं, हम तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, और खासकर हम बिहार में बैठे लोग तो इतनी जल्दी भूलते हैं कि पिछले विधानसभा में क्या वादे किए गए, उस पर कभी कोई चर्चा ही नहीं किए कि आपने ये वादा किया था पूरा किया कि नहीं। मतलब आम पब्लिक कभी सवाल पलट के तो नहीं पूछती है, हमने सरकार को बनाया क्यों नहीं, सरकार ने अभी तक क्यों नहीं पूरा किया। आप लोग पूछती हैं ना भाई, आप लोग तो ये काम करती हैं। हाँ, हम सब जरूर करते हैं, और तभी हम पूछ रहे हैं कि हमारे वादे में शिक्षा क्यों नहीं आता।
क्यों कहते हैं कि हम राशन बांट दिए, हम 5 किलो राशन देंगे, है ना? तो राशन मुद्दा बनता है, शिक्षा मुद्दा क्यों नहीं बनता? हायर एजुकेशन मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? ये बताएं प्रतिमा जी की सीएम नीतीश पिछले 20 सालों से सत्ता में है और ज़्यादातर वक्त जो है उन्होंने बीजेपी के साथ लगभग 17-18 साल काम किया है। अभी जब विधानसभा के चुनाव होंगे अगले कुछ महीने में, तो क्या आप एज एक सोशल वर्कर क्या सोचती हैं कि नीतीश को और मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए सर। क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक ही व्यक्ति को सत्ता, मतलब ये राजतंत्र नहीं है ना, एक ही व्यक्ति राजा बना रहे बैठ, और कोई भी मौका मिलना चाहिए। अब इनको रिटायरमेंट भी अब होना जरूरी है इनका, तो मुझे लगता है कि अब इनको तो नहीं वापस लाना चाहिए। नहीं लाना चाहिए, रिटायरमेंट जरूरी है, बहुत जरूरी है। आजकल सेहत को लेकर के उनकी तरह तरह की खबरें आती है और कुछ उटपटांग हरकत करते भी नज़र आते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव पे? बिल्कुल पड़ेगा। किस तरह से असर पड़ेगा, कैसे देखती है? सबसे पहले तो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सेकंड चुनाव से ही महिलाओं ने इनको जम के वोट किया है, और जो इनकी अब स्थिति बन गई है, महिलाएं भी अब समझ रही है कि ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या इनके निर्णय अनुसार तो राज्य में व्यवस्थाएं नहीं चल पा रही हैं। और जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं इन दिनों, खासकर महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़े हैं, छोटे छोटे बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं आ रही हैं, उन सब में जो है, और खासकर एक बात जिससे महिलाएं खासी नाराज हैं, वो है कि जो बिहार में सूखा नशा का जो प्रभाव है, जिससे महिलाओं ने अब कितनी महिलाओं के कोख उजड़ रहे हैं, कितनी महिलाएं अपने बच्चों से परेशान हैं, उनके बच्चे घर के सामान बेच दे रहे हैं, उनके गहने बेच दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक बीमार हो पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो महिलाओं की व्यक्तिगत और अपने पारिवारिक चिंता है, वो सोचते हुए वो अब तो नहीं लगता है कि नीतीश जी को मौका देने वाली हैं, क्योंकि इनकी सरकार में अब इस तरह के जो शराब बंद तो हुए, महिलाओं का ही मांग था कि उससे काफ़ी असुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं, लेकिन उसकी जगह पे शराब बंद हुआ या नहीं हुआ एक अलग मसला है कि पेपर पे तो कानून इतने सख्त हैं कि गरीब जेल में पड़े हैं, लेकिन घर में डिलीवरी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं शराबबंदी से खुश थीं, लेकिन जो सूखा नशा है उससे महिलाएं बेहद नाराज हैं। उनके जीवन में सूखा नशा मैम क्या? सूखा नशा जैसे ड्रग्स है, ब्राउन शुगर है, इस तरीके की चीज़ें गांव में भी, सुदूर गांवों में भी आपको इससे प्रभावित बच्चे, युवा मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से अब नहीं लगता है कि महिलाएं बहुत खुश हैं सत्ता से। जी, लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि महिलाओं को मैंने इतना कुछ दिया, अभी 35% आरक्षण भी कर दिया है, इतना कुछ दिया कि कोई नहीं दे पाएगा। यह एकदम मैं मानती भी हूँ कि जो पिछले 20 साल में महिलाओं के लिए जो काम हुआ है राज्य में, वो उल्लेखनीय काम है। खासकर पंचायती राज में 50% महिलाओं को भागीदारी बनाना, ये अपने आप में बड़ा काम था। और उसमें भी जो 50% महिलाओं में भी जो SC ST OBC महिलाएं हैं, उनके साथ जो रिजर्वेशन है, वो सारी पॉलिसी को लागू करते हुए जो आरक्षण है, वो अपने आप में नज़ीर है। उसके साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को पुलिस में भर्ती किया है, वो सब काम ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि महिलाएं घर से बाहर तो आ गई, लेकिन अब उनका घर ही सुरक्षित नहीं है, उनका कोख सुरक्षित नहीं है, उनका जिसको उन्होंने जन्म दिया है वह सुरक्षित नहीं है, तो बाहर आकर ही क्या करेगी? जी, बहुत गंभीर सवाल आपने उठाया। ये बताएं कि जिस तरह से सीएम नीतीश की उपलब्धियों का आपने भी जमकर तारीफ़ की, और ख़ुद सीएम नीतीश भी गाहे बगाहे जमकर उसकी सराहना करते हैं, अपने कामों की उपलब्धियां गिनाते हैं। लालू राबड़ी शासनकाल में भी
महिलाओं को लेकर के कई फैसले लिए गए थे। खास करके सबसे बड़ा जो फैसला था कि महिलाओं को, जो कामकाजी महिलाएं थीं, उनको 2 दिन का छुट्टी का, जो पूरे देश में शायद पहली बार बिहार में लागू हुआ था। लेकिन वो उन लोगों ने कभी इसका ढिंढोरा नहीं पीटा। तो दोनों में ये अंतर है। बिल्कुल अंतर है। देखिए, लालू शासन में जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उसमें उन्होंने महिलाओं को बहुत ज़्यादा केंद्र में रखकर चर्चा नहीं किया है। काम किया है उन्होंने महिलाओं के लिए। उनके केवल वही काम नहीं, जो पीरियड लीव है केवल वही नहीं, बल्कि और भी काम उनके थे। जैसे ग्रामीण महिलाओं को ग्रामीण प्रहरी के तौर पे उनकी सरकार में पहली बार बहाली हुई थी, जो आज भी सरकारीकरण के लिए वो लड़ रही हैं। जो चौकीदारी व्यवस्था थी उसको उन्होंने मजबूत भी किया था। दलितों और उनके लिए जो मतलब वो अपने जिम्मे जो उनका काम था और जो उनकी राजनीति थी वो थी दलित पिछड़ों को आवाज देना। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इसी बात को भुनाया, महिलाओं की बात को उन्होंने कम भुनाया है, जबकि ये उनका अच्छा ही पक्ष है। हम सब उनके इस काम की भी सराहना जरूर करते हैं। तो अभी जो मौजूदा बीजेपी जेडीयू की सरकार है, तो सुशासन है कि नहीं बिहार में? सुशासन है तो इतने हत्याएं कैसे हो रही हैं? सुशासन है तो हमारे बच्चे जो ड्रग्स से मर रहे हैं वो कैसे मर रहे हैं? सिर्फ ये 2 सवाल का अगर मुझे सरकार जवाब दे दे। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि भाई आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर वोट दिए महागठबंधन को तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज अभी सुशासन है और जंगल राज में आप ले आओगे। देखिए, ये तो नैरेटिव है उनका। वर्तमान जो परिस्थिति है वो जंगल राज से कम तो नहीं ही है। कब आदमी इतना असुरक्षित महसूस करता है कि घर जाते जाते सही से पहुंचेगा या नहीं, वो तमाम लोगों को जो व्यवसायी हैं उनको डर लगा रहता है। क्या ये जंगल राज नहीं है? जंगल राज है, आज भी है। अगर आपको लगता है कि ये मंगल राज है, सरकार को अगर लगता है कि ये मंगल राज है कि कभी भी व्यवसायियों की हत्या हो जाए, कभी भी लड़कियों को उठा के ले जाए, कभी भी ले जा करके गंगा में काट के फेंक दिया जाए। नहीं, पीएम मोदी से लेके सीएम नीतीश तक तो इसी बात का उदाहरण देते हैं। अभी पीएम मोदी की कई सभा हुई और हर सभा में जंगल राज का जिक्र हुआ। सीएम नीतीश तो हर वक्त थैंक यू इसके लिए कि आपने वो मुझे याद दिला दिया कि वो जो बात करते हैं वो कहाँ करते हैं। वो उनका मानना जंगल राज का मतलब नरसंहार से था। नरसंहार वो परिस्थितियां थी। आज तो उस परिस्थिति में जाने लायक ही नहीं बनाया। उस समय नरसंहार इसलिए हुए कि जो दलित थे, गरीब थे, वो अपना हक मांग रहे थे, अपने सम्मान के लिए, डिग्निटी के लिए वो लड़ रहे थे। आज तो अगर वो डिग्निटी के लिए सड़क पे उतर जाएंगे तो आप उनको कहेंगे कि भाई आपने तो लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया, आपको जेल भेज देंगे। ये नीतीश जी कर रहे हैं। हाँ, आप सड़क पे भी नहीं उतरने देंगे। अगर तो तानाशाही हो गई। बिल्कुल, वो जंगल राज था तो ये तानाशाही है। आप जो इस राज्य में, मैंने शिक्षा के सवाल उठाए कि हायर एजुकेशन की इतनी खराब स्थिति है कि गरीब से गरीब का बच्चा भी राज्य छोड़ के बाहर पढ़ने जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एडमिशन होते हैं लेकिन कभी क्लासेस ही नहीं होते। किसी भी कॉलेज में मुझे बता दिया जाए कि इस यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है, एक भी कोई उदाहरण दे दिया जाए, कहीं नहीं पढ़ाई होती। लेकिन तब भी आप सड़कों को सुनसान क्यों देख रहे हैं? उस समय जंगल राज में 2 घुट लड़ रहे थे, मर जा रहे थे। आज सरकार मार देगी डंडा से पीट पीट के। लोग सड़क पे नहीं डर से उतरते हैं। तो ये तानाशाही की सरकार है। यहाँ कोई
अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता। जो बोलेगा, मतलब इतनी बदतर स्थिति है। बदतर स्थिति है राज्य की, देश की, कहीं की भी बोल तो नहीं सकते हैं आप। लोगों की आवाज को मतलब दबा दिया गया। बिल्कुल। ये बताएं मैम कि जो मैंने कई महिलाओं का इंटरव्यू देखा है और अक्सर देखते रहता हूँ, मीडिया में रहता हूँ तो नज़र रहती है, तो कई महिलाओं ने ये दावा किया है कि जो लालू का शासनकाल था उस समय महिलाएं 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो इसमें एक महिला होने के नाते, एक दलित महिला होने के नाते, समाज सेविका होने के नाते आपका क्या कहना है, कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, लोग अगर कहते हैं कि घर से नहीं निकलते थे, लेकिन हमारा समाज तो उस समय भी सड़कों पे ही था, आज भी सड़कों पे ही है। खेती में बनिहारी कौन करता था उस समय? हमारे समाज के लोग करते थे। रात के 8 बजे भी आपको कहीं जाना रहता था तो आपकी गठरी उठा के कौन आपके साथ जाता था? दलित समाज जाता था। तो और मैं उस समय भी रात के 11 बजे घर पहुंचती थी और आज भी पहुंचती हूँ। मैंने कहा कि उस समय महिलाओं को केवल डर नहीं था, उस समय जंगल राज नरसंहार की वजह से जाना जाता था, जो एक अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई थी। 2 गुटों की लड़ाई थी। 2 गुटों की लड़ाई थी। इससे भी दुर्दिन देखे हैं। अगर जंगल राज की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जंगल राज से पहले वाला जो राज था, जी, उस समय भी दुर्दिन देखे हैं दलित महिलाओं ने। लोग खेत की पगडंडियों से महिलाओं को उठा करके ले जा करके रेप करके और वापस लाके छोड़ देते थे। दलितों ने हर समय दुर्दिन देखे हैं। तो ये कहना कि वो सरकार अच्छी थी, वो उस समय बहुत खराब था, आज बहुत अच्छा है, ठीक है। आज महिलाएं घर से बाहर आ गई। घर से केवल बाहर निकल पाना ही प्रबुद्धता का मतलब पैमाना नहीं हो सकता। हम सुरक्षित, जब हम घर में ही सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल। ये बताएं मैम कि जिस तरह से आपने कहा कि एक नैरेटिव सेट किया गया लालू यादव को लेकर के या उस समय की सरकार को लेकर के, और एक मानसिकता बनाई गई कि भाई जंगल राज जो कहा जाता है। एक बात का और जिक्र होता है कि लालू यादव के शासनकाल में, जैसे कि आपने कहा कि उससे पहले की सरकार में महिलाओं को शरेआम उठा के ले जाया जाता था, तो लालू यादव ने सचमुच दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को जुबान देने का काम किया और उसे सोफा पर और कुर्सी पर बैठना सिखाया। ये सच है? देखिए, ये चूंकि मैं उनके साथ मैंने कोई काम नहीं किया है, नहीं, एक जो परसेप्शन है, और मैं परसेप्शन नहीं, जो मैं जुबानी, जो हमारे दादी हैं, हमारे चाची हैं, जिन लोगों ने इसको देखा, क्योंकि मैं उस समय सत्ता के बहुत नज़दीकी ऐसी स्थितियों में नहीं थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा उस तरह की चीज़ों को याद नहीं है। लेकिन जो मुझे बताया जाता है, खासकर जहाँ मैं मुसहर समुदाय में जाती हूँ, मैं स्पष्ट बताऊं कि जहाँ मैं काम करती हूँ, जहाँ मुझे सुनने को जो मिलता है, उतना मुसहर जाति जो समुदाय है वहाँ पर आज तक मुझे कभी जीतन राम मांझी के बारे में उतनी चर्चा सुनने को नहीं मिली जितना लालू यादव की चर्चा मुझे मिलती है कि उनके ज़माने में जब उनकी सत्ता थी तो वो कैसे मुसहर बस्तियों के लिए पूरा टोला का टोला उन्होंने इंदिरा आवास बनाया। वो गंदे बच्चों को भी एक बार सहला लेते थे, मतलब दम गंदा बस्ती में जाकर के गंदे संदे महिलाओं के साथ भी बातचीत कर लेते थे। तो उनका एक अपना तौर तरीका था और इसी के लिए वो कहा जाता है कि दलितों और मजलूमों, जो कमजोर वर्ग है, उनको उन्होंने अपनाया और आवाज दिया।
तो मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि सोफा और वो तो नहीं, लेकिन वो मैं समझ सकती, लेकिन इतना जरूर है कि सब्जी बेचने वाली हो, चाहे गांव में मुसर बस्ती हो, वहाँ तक उनकी चर्चाएं जरूर है कि उन्होंने उनको देखा है ये सब करते हुए। तो एक उदाहरण आज भी है गांव में। जी जी जी, पटना में ही कई ऐसे आवास बने हुए हैं मुसर टोला में, मैं खुद भी गया हूँ, देखा हूँ। आज वही जो और वो कम संसाधन की बात थी उस समय पैसे नहीं होते थे बिहार के बिल्कुल पास। बिल्कुल, लेकिन फिर भी उन्होंने जो जितना संसाधन था, जो भी हो, आज भी जाएंगे मुसर टोले में तो आपको ज्यादा से ज्यादा वही घर मिलेंगे। अब के जो आवास योजना है उसकी संख्या आज भी कम मिलेगी आपको। तो इसका क्या कारण है कि मतलब वो नहीं दिखता, नया घर नहीं दिखता, जबकि हर रोज आंकड़े आ रहे हैं कि लाखों में घर बन रहे हैं? वो नहीं देखने का कारण यह है कि अभी की जो आवास योजना है वो सबों के लिए खुला है। तो ऑलरेडी जिनके पास थोड़े संसाधन हैं उनको भी मिल रहा है, और जिनके पास एकदम नहीं है उनको कम मिल रहा है। क्योंकि लालू के टाइम में जिनके पास एकदम नहीं है प्राथमिकता पहले उनको दी गई थी, इसलिए पूरा मुसहर के टोले का टोला आप देखेंगे तो उन्होंने बनवाया था। कोई एक घर वो नहीं बस्ती में बनवाते थे, पूरा मुसहर टोले में ही आपको एक एक घर पूरा कॉलोनी में ही बन जाता था। तो वो आपको दिखाई देगा। जी 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 जी, बिहार में शराबबंदी है पिछले कुछ सालों से, और शराबबंदी की चर्चा तो आपने मेरा सवाल पहले ही उसका जवाब दे दिया है, लेकिन एक बार फिर कि शराबबंदी महिलाओं के कहने पर नीतीश जी ने शुरू किया था। आप कह रहे हैं कि महिलाएं अब उसका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हैं, और होम डिलीवरी की भी बात आपने की। और जो नेता लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो कहते हैं कि एक तीसरा जो पैरेलल इकोनॉमिक खड़ा है, और बहुत लोग इससे बहुत धन कमाए हैं, कुछ खास लोग शराब का काला कारोबार से। सही जो भी बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, ये तीसरी इकोनॉमी है ही। जी जी जी, आपका नजरिया क्या, कैसे देखती हैं सचमुच? देखिए, एक तो शराब का काला धन तो है, शराब तो है, लेकिन मुझे लगता है जितना शराब है का काला धन है, उससे ज्यादा जो मैं कह रही हूँ सूखा नशा का जो है, उससे भी बड़ा कारोबार चल रहा है अभी बिहार। बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि इसके परिणाम दिख रहे हैं। चल रहा है वो दिखता नहीं है कि कहाँ पे ये चल रहा है। शराब के तो तब भी दिख जाते हैं, इतने पकड़े जा रहे हैं, इतना मीडिया में आ रहा है, लोग जेल में बंद हैं, लेकिन ये जो सूखा नशा है उसका तो कहीं कोई प्रमाण उतना ज्यादा दिखता नहीं है, कहीं पकड़े नहीं जा रहे हैं, बहुत कम लोग जेल जा रहे हैं, लेकिन इसका काला कारोबार तो बहुत ज्यादा, कि इसका प्रभाव गाँव में ज्यादा दिख रहा है। ज्यादा से ज्यादा युवा आपको उस तरीके से दिख जाएंगे, बीमार दिख जाएंगे, कितने और मतलब कितने ने अपने बच्चे खो दिए और इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि 3 साल से 5 साल के अंदर बच्चे मतलब युवाओं की मौत हो जा रही। जी, ये तो बहुत ही चिंता की और गंभीर बात आपने बताई। आपका जो आप जिस समुदाय से आती हैं, पासवान समुदाय, बिहार में तीसरी सबसे बड़ी जाति है, लेकिन क्या वजह है कि आप लोग का राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं है? बहुत कम जो विधायक और सांसद जो है बनते हैं, इसकी वजह क्या मानती हैं? सर, कम बनते हैं ऐसा तो नहीं है, आंकड़ा ये तो नहीं कहता है। मुझे लगता है प्रतिनिधित्व तो मिलता है पासवानों को, लेकिन ये कहेंगे कि पासवानों का अपना लीडरशिप, पार्टियों में प्रतिनिधित्व मिल जाता है लेकिन अपना लीडरशिप नहीं मिलता, वो दिखाई नहीं देता। राज्य से पूरी दलित लीडरशिप ही गायब है। अब कुछ लोग खुद को नेता मान लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पूरी दलित लीडरशिप गायब है। दलित लीडरशिप गायब है तो ये जो जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, ये क्या है? देखिए, चिराग पासवान ठीक है, वो एक पार्टी उनके पिता की पार्टी है और उसको चला रहे हैं, लेकिन जो समाज दलित समाज है, दलित समाज को वो अपना नहीं मानते हैं। वो
एक राजनेता के तौर पे खुद को मानते हैं और वो सभी के लिए अपने आप को कहते हैं कि मैं सबका नेता हूं। तो दलित नेतृत्व उनके अंदर तो बिल्कुल नहीं है, और वो ना ही उतना ज़्यादा मिलते जुलते हैं, ना ही वो कुछ यंग लोगों के साथ जो फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं, तो इंडस्ट्री वाले जो चमक दमक है और इंडस्ट्री वाला जो हुनर है कि कुछ गाड़ियां ले करके बीच में खड़े होके फोटो शूट करवा लिया, थोड़ा मतलब हाथ हिलाते हुए, उससे राजनीति नहीं होती। राजनीति की गहरी समझ होनी चाहिए। राजनीति में आप जनता के हैं और जनता आपकी है, ये जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक राजनीति आप नहीं कर सकते। लेकिन जो पासवान समुदाय है वो तो चिराग पासवान के लिए मरता है, वोट तो आगे बढ़ के करता है, बढ़ चढ़ के करता है। आखिर चिराग पासवान हाजीपुर से, जमुई से और जो भी उनके 5 कैंडिडेट थे, उसके कारण अलग हैं जी, उसके कारण अलग हैं। चुनावी राजनीति के कारण अलग होते हैं और दलित लीडरशिप अलग मसला है। मतलब पासवान समुदाय चिराग पासवान को अपना नेता नहीं मानता? बिल्कुल नहीं मानते। ये आप कह रही हो? मैं कह रही हूँ ऑन कैमरा। वो जो दावा करते हैं कि हम पासवान समुदाय के नेता हैं, तो ये गलत कर रहा है। वो और कभी कहते ही नहीं कि वो पासवान समाज के नेता हैं। बिल्कुल कहते हैं। मैंने नहीं सुना और ना ही सच में वो एक अपने आप को एक लीडर के तौर पे देखते हैं। वो दलित लीडरशिप तो नहीं है उनके अंदर, दलित लीडरशिप नहीं है। अभी जब भी समुदाय की समस्याओं से वो परिचित नहीं है अभी तक। आज भी पासवान जाति, आपको विश्वास नहीं होगा, पूरे स्टेट में जो एट्रोसिटी होती है वो हो सकता है उसके कारण अलग अलग हों, लेकिन सबसे अधिक FIR अगर यादवों के बाद अगर कोई है तो पासवान पे होता है। शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा शराब वाले में मुसहर जाति जेल जाते हैं, और हिंसा अगर किसी पे हो रही है तो पासवान समुदाय पे हो रही है। इस पे कहाँ बोलते हैं चिराग जी? चिराग पासवान कहते हैं कि भाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और हम बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। आपको लगता है कि जो इस तरह के वो नारे देते हैं उसका कुछ प्रभाव है बिहार पे और बिहार की जनता? बिल्कुल नहीं है। अगर चिराग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहते हैं तो कम से कम वो अपने ही लोकसभा में, जितने लोकसभा वो जीत के आए हैं, उतने लोकसभा में अपने यूनिवर्सिटियों को ठीक करा दें और वहाँ पढ़ाई करा दें, और हमारे बच्चे अगर पढ़ने लगे, युवा पढ़ने लगे, अपने आप उनको नेता मान लेंगे। अब देखिए व्यवस्था, आप MP बन गए, आप MLA बन गए और आप व्यवस्था ठीक नहीं कराएंगे, केवल बोलते रहेंगे, तो ये तो जुमला ही है ना सर। तो फिर क्या ही फायदा? नारे और जुमले से राज्य और देश नहीं चलता, और उससे नागरिकों का कोई भला नहीं होता। जिस तरह से चिराग पासवान कहते हैं कि भाई हम तो एक ऐसे नेतृत्व का साथ दे रहे हैं, उसका हनुमान है जो देश को आगे ले जा रहा है, तो उसके लिए तो भाई अब खुद को जब हनुमान बता दिया है, इसका मतलब है कि आप किसी को राम मान रहे हैं, और जो राम है वो कहीं से अवतरित होके आए हैं, तो वो उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना तो थोड़ा मुश्किल है। जो अवतरित हुए हैं, हम तो भाई आलोचना तो इंसानों की कर सकते हैं ना, जो अवतरित हुए हैं उनकी आलोचना कैसे की जाए? नहीं, आपके समुदाय के नेता हैं तो आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं इत्तेफाक रखते। हनुमान का एक भी गुण उनके अंदर है तो हमें बता दें। जी। अभी जिसके लिए वो हनुमान बनते हैं, आपसे ये सब सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप पासवान समुदाय से हैं। जब उनका घर खाली करवाया जा रहा था तो उनके पिता की मूर्तियाँ तोड़ दी गई थी, तस्वीरें फेंक दी गई थी, फिर भी वो हनुमान बने रहे। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पासवान समुदाय एक बहुत ही सम्मान वाला और बहुत ही कठोर व्यक्ति होता है, इस तरह का अपमान सहन नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए। इसलिए तो मैं उनको कभी पासवान बोलती भी नहीं हूँ। तो आप कह रहे हैं, मैं तो शर्मा जी ही बोलती हूँ उनको। देखिए चिराग जी एक्चुअली जहाँ पर हैं
वो खुद को पॉलिटिकल लीडर के तौर पे आगे बढ़ाना चाहते हैं और देश सेक्युलरिज्म को मानता है और वो जो है वो एक खास विचारधारा से आते हैं और वो उसके लिए भले ही हनुमान बने रहे, वो अपने पिता की विरासत, उनके पिता भले ही बीजेपी में चले तो गए थे, कारण अलग हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने, आपको याद होगा कि गुजरात दंगे के बाद रामविलास पासवान जी का एक स्टेटमेंट है कि मैं जहर खा लूँगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी उनकी कुछ मजबूरियां रहीं कि फिर वो साथ में गए, लेकिन उनकी विचारधारा वो कबीर पंथ के थे। वो कभी भी इस तरीके के आडंबरों में नहीं विश्वास रखते थे। इस तरीके के मतलब जो विचारधारा है उससे समाज को भी एक बड़ा मैसेज वो देते थे। उनको के संसद में बोले गए खुद कई ऐसे स्टेटमेंट है जो आपको सामान्य एकदम लगेगा कि आम जनों की बात कर रहे हैं। वो किसी के हनुमान और किसी के भक्त तो बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं। कंगन नहीं बांधते थे, टीका नहीं करते थे, वो किसी के मरने में कभी बाल नहीं कटवाते थे। इतना कबीर के फॉलोवर हैं और शायद यही वजह है कि मैं कुछ चीज़ों से भले ही असहमत रहती थी रामविलास पासवान जी से भी, लेकिन बहुत मैं उनकी इज्जत करती हूँ, आज भी उनकी इज्जत करती हूँ क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी ना वो कबीर की थी, जो सभी को एक साथ ले चलने की बात करते थे। तभी उन्होंने रिजर्वेशन की भी जब जो ये 10% रिजर्वेशन की बात भी जब आप देखेंगे कि हो रही थी तो सदन में उन्होंने एक लाइन कहा था कि ये इसमें भी गरीब लोग हैं, इस समुदाय के गरीब लोगों के साथ भी न्याय होना चाहिए और हम सब जो अन्य समाज है तो कुछ भी करके खा लेगा, लेकिन ये गरिमापूर्ण जीवन जीने के आदी हैं, ये क्या करेंगे। इसलिए इनको, ये भी जो गरीब लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण होना चाहिए। ये दर्शाता है कि कितने उच्च विचार के वो व्यक्ति थे, जहां उन्होंने सबके लिए, ऐसा नहीं कि केवल स्वर्णों के लिए बोला है, उन्होंने सदन में ही गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आर्थिक लोग, कमजोर वर्गों के लिए, सबके लिए उन्होंने बोला है। तो उनकी जहाँ पे उनकी आलोचना करनी होती थी मैं जरूर करती थी, अभी भी करती हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे मैं उनको एक मानती हूँ कि अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वो एक लीडर होने के लिए जो गुण था उनके अंदर, वो लगता है कि दलित नेतृत्व को दशा और दिशा के तरफ अग्रसर थे, लेके के गए भी वो। लेकिन उनकी एक भी चीज़ मुझे चिराग में नहीं दिखाई देती। मैं चिराग जी को मैंने वही कहा कि जो उनको देखिए, दो तरह से लोग लड़ते हैं। एक तो अपना हक मानते हैं जहाँ पे वहाँ लड़ते हैं, दूसरा होता है कि भाई समुदाय की समझ है और मानते हैं कि भाई ये तो जास्ती हो गई, अब इसे बोलना ही चाहिए इस पर। तो एक तो है कि जिनको लगता है ये तो बोल ही रहे हैं, अब हम जैसे लोग तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन जो हक से बोलने वाले लोग हैं वो भी उनके ही तरह हनुमान, वो किन्हीं और के हनुमान हैं और कुछ लोग उनके हनुमान बने हुए हैं, तो वो बोलते ही नहीं है। तो ये हनुमानगिरी तो एक प्रोडक्ट है ना, तो वो चलता रहता है। और बाकी मुझे लगता है कि पार्टी को चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है तो उसके हिसाब से ही, चाहे वो माझी जी हों और चाहे चिराग जी हों, करते रहते हैं अपना खेल।
हम नहीं मानते उनको, वो तो अपने परिवार के नेता हैं। अपने परिवार के अलावा वो किसी एक और को बनाते हैं क्या? बहुत गैप है, बहुत गैप। देखिए, गैप की जो वजह है वो मेरे हिसाब से एक तो सबसे बड़ा गैप है कि राजनीति में नए लोगों को अवसर ना मिलना। अब जैसे चाहे चिराग हो या मांझी जी हो या उदय नारायण चौधरी हो, चाहे श्याम रजक हो, जितने भी विजय चौधरी हो, इन सब में अशोक चौधरी, देखिए इतने ये हैं कि उनके नाम भी सही सही मैं नहीं ले पा रही हूँ, ऐसे लीडर हैं वो, है ना। तो मतलब ये लोग खुद की राजनीति में इतना व्यस्त हो गए व्यक्तिगत तौर पे, खुद और परिवार की राजनीति में, कि इन्होंने कभी इस पे ध्यान दिया ही नहीं कि मैं तभी मजबूत होऊंगा जब मैं पीछे जा करके और अपने युवाओं को मजबूत करूंगा। तो इन्होंने इस तरह का कोई काम ही नहीं किया और खुद आगे बढ़ते रह गए, जिसके का कारण है कि देख रहे होंगे कि आपको एक मतलब उम्र के थोड़े ऊंचे नीचे उम्र के ही लोग दिखाई देंगे, एकदम यंग कोई दलित लीडर आपको दिखाई नहीं देगा। चिराग तो एक्सेप्शनल है क्योंकि वो फादर की वजह से। सेम, मैं सभी जगह के लिए बात कर नहीं देखना चाहते। तो ये गैप है, एक तो ये गैप हुआ। दूसरा गैप है कि हमारे सरकार में, हमारी सरकारी जितनी भी संस्थानें हैं वहां भी लीडरशिप जैसे जो चीजें हैं उसको उभरने ही नहीं देती है। उसकी ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई कुछ पढ़ाई है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है लेकिन खाली किताब लेके कोने में घर पे जाके बैठ के पढ़िए, इसके कोई। तो यहाँ पे वो एक बड़ा गैप होने के वजह से, और पैसे की राजनीति का इतना ज्यादा बढ़ावा होना कि अब दलित गरीब आर्थिक तौर पे इतना कमजोर है कि उनके पास पैसे नहीं है। सब केवल स्वर्ण नहीं खाते, शब मलाई केवल स्वर्ण को बोलना अब मुझे लगता है अपराध जैसा होगा। शब मलाई में ठीक है वो ज्यादा परसेंट खाते हैं, लेकिन जो भी कम परसेंट खाते हैं उसमें दलित बहुजन भी खाते हैं, है ना। कम और ज्यादा संख्या हो सकती है क्योंकि जो आगे बढ़ गया वो मलाई खाने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से दलित राजनीति के ऊपर ना तो चर्चा है, ना नेतृत्व पे कोई काम है, ना वैसी कोई पहल है, जिसके वजह से बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहा है। और ये इतना खर्चीला चुनाव है, इसलिए मैं पीके को कोट कर रही थी वहां पे कि जो पैसे के बल पे ये जो राजनीति, एक तो पैसे के बल पे राजनीति तो कई दशकों से आ रही है, लेकिन ये जो जिस तरीके से और बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे लगता है कि अब दलितों के लिए रास्ता आसान नहीं है कि वो अपना लीडरशिप बढ़ा सके या अपने व्यक्तित्व को उस तरफ मोड़ सके, क्योंकि बहुत महंगाई इतनी है, पॉकेट खर्चे मतलब नहीं है। पीके जिनका पीला झंडा है, बिल्कुल, और पीके ने आकर के इस चीजों को और बढ़ावा दिया है। बिल्कुल, अब अपने लिए कार्यकर्ता ही रखते हैं जो सब लोग, भाई पहले कार्यकर्ता की क्या पहचान थी, संघर्ष करना सड़कों पर, अब इनके पेट कार्यकर्ता है। तो अब दलित नेतृत्व उभरने का तो और भी कहीं से कुछ दिखाई नहीं। प्रशांत किशोर के बारे में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से वो बिहार के लोगों को सपना दिखा रहे हैं और जिस तरह का वो परिवर्तन चाहते हैं बिहार में, क्या वो सचमुच परिवर्तन चाहते हैं या फिर वो खुद के फायदे के लिए एक मतलब घड़ियाली आंसू जिसको कहते हैं वो बहा रहे हैं? तो आंसू भी नहीं बहा रहे, वो तो कहीं का पैसा कहीं ला करके खर्च कर रहे हैं। केवल पैसा कहीं से आ रहा है और वो खर्चा कर रहे हैं, बस यही इतना काम कर रहे हैं वो।
रही बात कि सच में हम मानते हैं कि बिहार में नेतृत्व, युवाओं का नेतृत्व आना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कुछ ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पीके कर रहे हैं उस तरह की प्रैक्टिस बहुत मतलब खतरनाक है, वो अच्छी राजनीति तो नहीं है। ये बताएं प्रतिमा जी कि अभी कुछ दिनों के बाद जब चुनाव होंगे तो बिहार को कैसी सरकार चाहिए, वो कौन सी मतलब सरकार हो जो इसका बिहार को चहुमुखी विकास करे, तो कहाँ देखते हैं आप, किस ओर देखते हैं? देखिए, अभी ये बता पाना मेरे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि किसी खास पार्टी के बारे में कुछ बोलना पहले से, है ना, वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि ऐसी पार्टी जो समाज के सभी वर्गों के बारे में सोचती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यूथ लीडरशिप जैसे अवसरों को देने के लिए अपना एजेंडा बनाती है, और जो लॉ एंड ऑर्डर है जो पूरी तरीके से अभी चरमरा गई है उसको ठीक करने के लिए काम करेगी या प्रस्ताव रखेगी, मेरे ख्याल से ऐसी सरकार को चुनने में निश्चित तौर पे होगी। जी जी जी। अब बिहार की सियासत में इन दिनों काफ़ी चर्चा है, या यूँ कहें कि डिमांड है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कह रही हैं कि सीएम नीतीश को अपने बेटे को निशांत को सीएम बना देना चाहिए, राजनीति में ले आना चाहिए। ऐसे कई दूसरे दलों के उपेंद्र कुशवाहा ने सलाह दी है कि अब निशांत को जिम्मेदारी पार्टी की देनी चाहिए। तो आपको लगता है कि निशांत में संभावना है? देखिए, मेरे कहने से निशांत में संभावनाएं नहीं होंगी। निशांत क्या चाहते हैं? अगर निशांत को लगता है ना, क्योंकि लीडरशिप ऐसी जिम्मेदारी वाली चीज़ है कि वो स्वयं जब तक स्वीकार्य नहीं होगा तब तक किसी के कहने से मात्र से तो नहीं होगा। अगर निशांत जी को लगता है कि मुझे आना चाहिए, इस राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो निश्चित तौर पे उनका स्वागत है, आना चाहिए उनको भी। जब सभी के परिवारों से लोग आ रहे हैं तो उनको कौन मना कर सकता है? उनका भी वो अधिकार है आना, मगर उनका मन होना चाहिए, उनका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जैसे लालू जी के बेटे कहे जाने वाले तेजस्वी मात्र 9वीं फेल हो कहने वाले लोग, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है ना कि हाँ, मुझे राज्य में काम करना है, राज्य की जनता के लिए काम करना है, तो ये भी आए। तेजस्वी यादव को लेकर आप क्या सोचती हैं? तेजस्वी यादव क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री को लेकर भूमिका निभाई है, कैसे दिखते हैं? देखा जाए तो बिहार में जिस तरीके के अभी चीज़ें हो रही हैं और जितना मुखरता से विपक्ष अपनी आवाज़ रख पा रहा है, मुझे लगता है कि एक संभावना तो दिखती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इतने से काम चलेगा। उनको वापस अपने जो सबसे वंचित तबका है वहाँ पे जाना पड़ेगा और उनको वो पहल लेनी पड़ेगी, जिससे उम्मीद करती है बिहार की जनता उस तरीके के प्रयास और करने होंगे। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे हम जो देखें हैं, मेरा जो नज़रिया है, 4.5 साल तक तो वो घर में बैठे रहे। अभी जब चुनाव का वक्त आया है तब वो निकल के जनता के बीच जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उनको समर्थन हासिल है जनता का, अगर वो पूरे 5 साल जैसे अभी मेहनत कर रहा है, पूरे 5 साल मेहनत करते तो बिहार की स्थिति सचमुच बिल्कुल अलग होती? मैं भी एकदम आपकी बात से सहमत हूँ कि विपक्ष की पूरी जिम्मेदारी है कि वो 5 साल पूरे जनता के मुद्दे के पर खड़े उतरने के लिए वो केवल चुनावी राजनीति ना करें, बल्कि जनता के हर एक मुद्दे पर उनको सदन से लेके सड़क तक रहना चाहिए। जो ना तो राज्य सरकार में यहाँ पे वो माहौल बन पाया है और ना ही विपक्ष ने उस तरीके का माहौल बनाया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ज़रूर निरंतरता की ज़रूर कमी रही है, जो उनके अंदर सुधार की ज़रूरत है और उनको करना भी चाहिए। लोग दावा कर रहे हैं, आरजेडी के लोग, कि इस बार जिन निकलेगा। तो जिन की बात तो आपने भी की, वही जाना होगा
उनको अपने भैया लोग। अपना अपने पिटारे में वोट कोई जिन तो नहीं डालता है, नागरिक डालती है। तो नागरिक के पास आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे विपक्ष हो, सरकार हो, जो भी हो, नहीं, सबको आप जाना एक सोशल पड़ेगा। वर्कर हैं, तो आपको ये समझ है या आप ये समझ पाई हैं पिछले कुछ दिनों में कि जो पब्लिक में चर्चाएं हो रही है उसके मुताबिक तेजस्वी का जो है वो नेतृत्व को आम जनता स्वीकार रही है। दलित, पिछड़े और अति पिछड़े लोग पहले से ज़्यादा उन्हें स्वीकार्य बता रहे हैं। देखिए, ये तो चूंकि दलित नेतृत्व तो बिहार में अभाव है दलित नेतृत्व का, इसके वजह से निश्चित तौर पे पूरे बहुजन समाज का जो ध्यान है, खासकर युवाओं का, जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं उसमें बहुजन का जो ध्यान है वो तो निश्चित तौर पे तेजस्वी की तरफ जाता ही है। लेकिन इसको चुनाव में लेके आना, जो ये कह रहे हैं कि जिन निकलेगा, निश्चित तौर पे जिन निकलेगा, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। कोई जिन आपको आके बैलेट बॉक्स में नहीं डालेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। बिना जनता के पास जाए, बिना नागरिकों के पास जाए, मत मिलना थोड़ा मुश्किल है आज के दिन में। जिस तरह से सारिका पासवान को गाली दी जा रही थी उस समय जो ब्रह्मेश्वर मुखिया हैं उनको बहुत ही महिमा मंडित भी एक खास वर्ग के लोग कर रहे थे और उन्हें देवता तक कह रहे थे, गुरु तक कह रहे थे और समाज के कुल गुरु तक कह रहे थे। तो आप क्या जानती हैं उस नरसंहार के बारे में और ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में? जो पेपर ने लिखा वो सब जानते हैं। पेपर ने क्या लिखा? पेपर ने लिखा जब हत्याएं हो रही थी तो उनको हत्यारा तक कहा, है ना? नहीं, किसी को हत्यारा कह देने से कोई मैं वही कह रही हूँ, जो पेपर ने कहा वही जानती हूँ, जो कोर्ट ने कहा वह भी जानती हूँ, और जो सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहे हैं यह भी ज्ञात है मुझे। तो कोर्ट ने तो सभी को बरी कर दिया है। इसलिए मैंने कहा कि वह भी जानती हूँ कि कोर्ट, जो निचली अदालत है उसने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन हाई कोर्ट ने सबको बाइज्जत, एविडेंस के अभाव में सबको बाइज्जत बरी कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी बिहार सरकार ने मुकदमा जो वहाँ पे ये किया है वो अभी वैसा ही पेंडिंग है। ये बताएं कि प्रतिमा पासवान एक दलित समाज सेवी होने के कारण कभी ये जानने की कोशिश की कि उस दौर में जो नरसंहार हो रहे थे उसके पीछे की वजह क्या थी? जी, मैंने काफ़ी पढ़ने की, खोजबीन करने की और लोगों से बात करने की कोशिश की है। निश्चित तौर पे मुझे कभी आपके यहाँ मौका मिलेगा तो इस विषय पे ज़रूर बात करूँगी कि यह केवल जातीय लड़ाई नहीं थी, यह जाति के साथ साथ जाति की जो डिग्निटी है, ये पूरी डिग्निटी की लड़ाई थी। यह अपने हक अधिकार की लड़ाई थी। ये अपने मेहनत करने पे मांगी गई मेहनताने की लड़ाई थी। तो ये तो पता है और मैंने पढ़ा भी है, लोगों से सुना है। ये निश्चित तौर पे बात कर, और मुझे लगता है इस पे बात करने की ज़रूरत है। क्या आप कह रहे हैं कि उत्पीड़न होता था? मैं केवल नहीं कह रही हूँ, एविडेंस है कि उत्पीड़न होता था और उसी से तंग आकर के लोगों ने जवाब देना शुरू किया था। चप्पल पहन के आपके, मतलब अगर कोई भूमियार है, राजपूत है या ऊंची जाति के जो दलित से उच्च जातियां, जैसे ओबीसी में भी जो अपने आप को कहते हैं कि हम जमींदारों के यहाँ से हैं, तो जमींदारी तो अलग अलग जातियों में भी रही ना कुछ जगहों पे। तो जो जमींदारी जिनकी है या जिनके पास पूंजी है, जिनके पास खेती है, जो बड़े किसान कहे जाने वाले थे, उनके दरवाजे पर से दलित जातियां चप्पल पहन के नहीं जा सकती थी। मतलब इतनी ये थी कि वो अपने खुद के दरवाजे पर, खुद के झोपड़ी के सामने खटिया पर नहीं बैठ सकते थे। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आज़ादी मिली और ये हक मिला
कि यहाँ सभी बराबर हैं, वह भी एक कारण था, क्योंकि यहाँ का समाज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि सब बराबर कैसे। अभी तक तो भाई सब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आया है कि कोई सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे है। अब सब बराबर एक झटके में कैसे हो गया भाई? संविधान कह देगा एक झटके में बराबर हो जाएंगे, तो ये देश में स्वीकृति नहीं आई। तो ये वो भी एक मूल कारण यह भी रहा कि जिनकी आदतें हैं, जिनका वो रवैया बन गया, जिनका वो व्यवहार बन गया कि भाई हम काम करवा लिए खेत में, तुम हमारे बंधुआ मजदूर हो, तुम हमारे यहाँ से 2000 रुपया ले गए थे, तुम नहीं दिए हो, तो तुम्हारा जो तुमको इतना खेत थोड़ा बहुत जो दिए थे हमारे पूर्वज, वो भी तुम्हारा ले लेंगे, तुम्हारे नाम से जो भी है वो हमारा हो गया। दिन भर कमाने के बाद भी मतलब जो मूल आमदनी होनी चाहिए वो नहीं देते थे। दो जन की रोटी के लिए, मतलब एक पेट के लिए काम करवा लेते थे। तो ये सब का विरोध, चूंकि जागरूकता जैसे बढ़ी तो अधिकार की, तो ये सब का विरोध अपने आप में एक द्वंद्व बना, दो तरीके से समाज में बट गए लोग, और उसकी लड़ाई रही जो बाद में नरसंहार तक पहुंचा, जो एक अलग अलग पार्टियों में भी बने उस समय। बिल्कुल फिर हम लोग बात करेंगे इस पे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी, धन्यवाद। तो ये थी समाज सेविका प्रतिमा पासवान, जो वंचितों, दलितों और महिलाओं के लिए काम करती हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ी रही हैं, अलग अलग संस्थाओं से ये अलग अलग काम करती रही हैं और पिछले 20 सालों से ये समाज सेवा से जुड़ी हैं और बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखने के लिए जानी जाती हैं। प्रतिमा पासवान के साथ पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए आप अननॉट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर ये ज़रूर बताएं कि हमारा अननॉट कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, अननॉट पे आने वाले मेहमान कैसे हैं, और अगर आप कोई गेस्ट का सुझाव देना चाहते हैं कि इनके साथ पॉडकास्ट होना चाहिए तो उनका नाम भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे हम उनके साथ पॉडकास्ट करें। धन्यवाद।